वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ ग्रुप थ्योरी सीरीज़। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा कि ग्रुप के सब ग्रुप्स को आप इंटरसेक्शन या यूनियन से कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में हमने पढ़ा था कि एनी फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ इवन एनी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप इज़ अगेन ए सब ग्रुप। और यूनियन के बारे में हमने पढ़ा था कि दो सब ग्रुप्स का यूनियन ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा सब ग्रुप फॉर्म करे, लेकिन उसके लिए एक कैरेक्टराइजेशन था, यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स इज अगेन ए सब ग्रुप इफ एंड ओनली वन इज कंटेंड इन अनदर। सो ये दो ऑपरेशन हमने सब ग्रुप्स के लिए पढ़े थे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि दो डिफरेंट ग्रुप्स को भी आप कंबाइंड करके एक थर्ड ग्रुप बना सकते हो, और उसका नाम है, टॉपिक का नाम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट वर्ड आपने पहले भी सुना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बेसिक सेट थ्योरी का कंसेप्ट है, ये बिल्कुल वही प्रोडक्ट है। ओके, अगर मैं रिकॉल करूं, दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप पेयर में लिखते थे, ए कोमा बी, वेयर ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए एंड स्मॉल बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सो ये डेफिनेशन थी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। इसकी जगह पे अगर आप थ्री सेट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा ए बी सी, where this small a is an element of set A and small b is an element of set B and small c is an element of set C। ओके, ट्रिपलेट्स आ जाएंगे, और k सेट होंगे तो k कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सो ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ये एज इट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट वाली प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे नोटेशन थोड़ी डिफरेंट अडोप्ट करेंगे हम, क्योंकि हम गैलियन बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो ये नोटेशन उसमें गिवन है। सो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया G1 G2 Gk कोई फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखना भाई, फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स, यानी ये नंबर ऑफ ग्रुप्स हमने फाइनाइट माने हैं। इट मे हैपन दैट G1 एंड G2 आर इनफाइनाइट ग्रुप्स, यानी एक ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ग्रुप हमने कंसिडर किए हैं, दीज आर फाइनाइट इन नंबर्स। अब ये के जो ग्रुप माने हैं, इनकी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इनकी नोटेशन है ये G1 प्लस, एंड प्लस सिंबल इज एनक्लोज्ड इन ए सर्कल, सिमिलरली G2 up to Gk, and this is defined as a collection of all k components या k tuples of this form। तो ये जो G1 G2 Gk के ग्रुप्स हैं, इनकी जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, वो ये कलेक्शन आएगी, जिसमें सारे k टपल्स एलिमेंट आ जाएंगे G1 G2 Gk, वेयर Gi इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल Gi। ओके, तो जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता था, एज इट इज़ ये वही प्रोडक्ट है, बस नोटेशन यहाँ थोड़ी ये डिफरेंट रखेंगे, प्लस सिंबल जो कि सर्कल के अंदर क्लोज है, राइट। अब ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन तो कर दी, बट वी आर स्टडिंग ग्रुप्स, सो आवर मेन मोटिव इज टू प्रूव दैट दिस कलेक्शन, जो हमने स्टार इक्वेशन डिफाइन की हुई है, दिस कलेक्शन इज नथिंग बट ए ग्रुप। अब वो ग्रुप फॉर्म करेंगे तो उनका ऑपरेशन हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट रिजल्ट वी हैव द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 G2 अप टू Gk इज इटसेल्फ ए ग्रुप अंडर द ऑपरेशन कंपोनेंट वाइज, यानी इन के टपल्स। अब ये एक सेट है भाई, इस सेट का एक एलिमेंट क्या है, ये ऐसे G1 G2 Gk, ये एक एलिमेंट है इस सेट का, और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर हैं। तो इस कलेक्शन को अगर ग्रुप प्रूव करना है, तो इन एलिमेंट्स को कंबाइन करने के लिए हमें ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ऑपरेशन है कंपोनेंट वाइज, इट मीन्स इसके दो एलिमेंट, इस सेट के दो एलिमेंट अगर ये हैं G1 G2 अप टू Gk एंड G1 प्राइम अप टू Gk प्राइम, इन दोनों एलिमेंट को हम कंबाइंड कैसे करेंगे, कंपोनेंट वाइज। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ, एंड kth एलिमेंट इज कंबाइंड विद kth एलिमेंट। अब इस पे जो ऑपरेशन आएगा वो आएगा कंपोनेंट वाइज, इट मीन्स G1 G1 डैश कंबाइंड हो गए तो इस पे ऑपरेशन लगेगा G1 ग्रुप का, और Gk डैश अगर कंबाइंड हो गए तो इस पे ऑपरेशन लगेगा Gk ग्रुप का, क्योंकि k ग्रुप्स हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास ऑपरेशन भी है कुछ ना कुछ। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो कंबाइंड करेंगे हम इन दोनों एलिमेंट से, उसके ऊपर ऑपरेशन लगेगा G1 का, एंड kth कंपोनेंट कंबाइंड करेंगे तो उस पर ऑपरेशन लगेगा Gk का। सो प्रिसाइजली लिखा हुआ है, वेयर ईच प्रोडक्ट Gi डैश इज परफॉर्म्ड विद द ऑपरेशन ऑफ Gi। ओके, अब ये ग्रुप क्यों फॉर्म करेगी, ये कलेक्शन जो स्टार में डिफाइंड कर रखी है, इस ऑपरेशन के थ्रू, जो कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन है, इसमें ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ग्रुप के लिए बेसिकली हम चार प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। फर्स्ट इज क्लोज्ड, यानी इस सेट के दो एलिमेंट आप उठाओ कंपोनेंट वाइज, उनको कंबाइंड करो तो वापस इसी का एलिमेंट मिले। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए, और इसके हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक इन्वर्स होना चाहिए उसके अंदर। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव दैट दिस कलेक्शन इज ए ग्रुप। तो इसको हमने G मान लिया इस सेट को।
तो बेसिकली जी सेट क्या आ गया, उसमें ऐसे सारे के टप्पल हैं, G1 G2 GK। आप इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करें भाई, ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ नथिंग बट ए सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। सो जितना ज़्यादा आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको कंफर्टेबल फील होगा। सो जी को हमने ग्रुप प्रूव करना है, इसके दो एलिमेंट हमने मान लिए एक्स वाई। अब एक्स दिखेगा कोई G1 G2 GK एंड वाई दिखेगा G1 डैश अप टू GK डैश। ओके, जहाँ पे जी आईज क्या है, ग्रुप जी आई के एलिमेंट्स हैं। सो इनको कंबाइंड हमने कंपोनेंट वाइज करना, तो G1 G1 डैश कंबाइंड कर दिया, GK GK डैश कंबाइंड कर दिया। अब G1 G1 डैश दोनों G1 ग्रुप के एलिमेंट हैं और G1 ग्रुप है, तो ये टोटल एलिमेंट किसका हो गया, G1 का। सिमिलरली GK GK डैश ग्रुप GK के एलिमेंट हैं और GK ग्रुप है, तो ये टोटल एलिमेंट भी किसका हो गया, GK का। अब एक्स वाई का पहला एलिमेंट G1 में है और लास्ट एलिमेंट GK में है, लेकिन ऐसा के टप्पल कहाँ जाता है, इस एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर। सो देयर फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ओके, तो ये प्रोडक्ट को एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर बिलोंग कराने के लिए, यानी एक्स वाई को जी के अंदर भेजने के लिए हमने हर एक जी आई ग्रुप की क्लोजर प्रॉपर्टी यूज़ की है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने एसोसिएटिव दिखाना है, तो एक तीसरा एलिमेंट और मान लिया भाई जेड, वो ऐसा दिखेगा G1 डबल डैश अप टू GK डबल डैश बिलोंग्स टू जी। नाउ वी वांट टू प्रूव दैट एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई जेड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो एक्स वाई बाई डेफिनेशन ये आ जाएगा G1 G1 डैश GK GK डैश, और बाहर उसके साथ जेड मल्टीप्लाई है जिसका नाम है G1 डबल डैश अप टू GK डबल डैश। अब ये एक एलिमेंट है G1 का, ये एक एलिमेंट है GK का, और ये G1 का एलिमेंट है और ये GK का एलिमेंट है। तो इनको डेफिनेशन से कंबाइंड करेंगे तो कंपोनेंट वाई जेड कंबाइंड हो जाएंगे। तो G1 डबल डैश इसके साथ आ गया, GK डबल डैश इसके साथ आ गया। अब ये तीनों एलिमेंट हैं ग्रुप G1 के और ये तीनों एलिमेंट है ग्रुप GK के, लेकिन GK जी अप टू GK सारे ग्रुप हैं, तो उनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, G1 इंटू G1 डैश G1 डबल डैश, सिमिलरली GK इंटू GK डैश GK डबल डैश। सो अब GK को बाहर कॉमन निकाल लिया, G1 G2 GK को, और इनको अलग रख लिया, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्या है, वाई जेड। तो एक्स वाई जेड किसके इक्वल आ गया, एक्स इंटू वाई जेड के इक्वल। सो ये एसोसिएटिव की कंडीशन होती है, देयर फॉर एसोसिएटिविटी होल्ड्स। अब E1 अगर G1 की आइडेंटिटी है, E2 अगर G2 की आइडेंटिटी है और EK अगर GK की आइडेंटिटी है, तो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि दिस कलेक्टिव एलिमेंट जो K आइडेंटिटीज़ की कलेक्शन है, यानी K कंपोनेंट्स आइडेंटिटी हैं सारे ग्रुप्स के, तो ये एलिमेंट G का, यानी जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है K ग्रुप्स की, उसकी आइडेंटिटी फॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि E1 E2 EK के साथ आप कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो उसका, यानी G1 G2 GK कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो ये बनेगा भाई E1 G1 अप टू EK GK, लेकिन E1 G1 की आइडेंटिटी है, EK ग्रुप GK की आइडेंटिटी है, तो ये आ जाएगा आपके पास G1 अप टू GK। सो ऑब्वियसली दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G, यानी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की आइडेंटिटी आ गई। फाइनली इनवर्स की एग्जिस्टेंस हमें दिखानी है भाई, तो इनवर्स इस एलिमेंट्स का इनवर्स आ जाएगा G1 इनवर्स GK इनवर्स, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। इसको अगर G1 G2 GK का इनवर्स बताना है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मिलना चाहिए, वो आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो। G1 G2 GK G1 इनवर्स इंटू GK इनवर्स, तो इनको कंपोनेंट वाइज ऐड किया तो G1 G1 इनवर्स E1 आ जाएगा, क्योंकि ये ग्रुप G1 के एलिमेंट हैं, और लास्ट में GK GK इनवर्स आ जाएगा EK, क्योंकि ये GK ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो GK GK इनवर्स EK आ जाएगा हमारे पास। सो इस एलिमेंट का इनवर्स ये आएगा, सो देयर फॉर दिस इनवर्स इज दिस। ओके, तो चारों प्रॉपर्टीज अगर प्रूव कर दी तो G1 G2 GK जो K ग्रुप्स थे उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या आ गए, ग्रुप। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज ऑपरेशन लगेंगे। ओके, एक दो एग्जाम्पल हम करते हैं इंपॉर्टेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि कैसे एलिमेंट दिखेंगे और उनमें ऑपरेशन कैसे लगाना है हमने। तो Z2 एक ग्रुप मान लिया भाई अंडर एडिशन मॉडुलो 2, Z3 एक ग्रुप मान लिया अंडर एडिशन मॉडुलो 3। अब बाय डेफिनेशन ये कलेक्शन बन जाएगी Z2 प्रोडक्ट विद Z3 इज 0 0 0 1 0 2, एंड देन वी कैन कंबाइन 1 विद 0 1 एंड 2, सो 1 0 1 1 एंड 1 2। ओके, सो
यहाँ पे दोनों ग्रुप में एडिशन का ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, अगर सारे GIs का ऑर्डर अगर NI है तो G1 प्लस G2 अप टू GK, ये जो ग्रुप आएगा इसका जो ऑर्डर आएगा वो सब ग्रुप्स की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, N1 N2 अप टू NK। इनफाइनाइट तो ऑब्वियसली इसका ऑर्डर इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन फाइनाइट के केस में इन सब की प्रोडक्ट हो जाएगी। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में करते थे आप, A सेट के पास अगर M एलिमेंट हैं, B के पास अगर N एलिमेंट है, तो एक क्रॉस B में एलिमेंट कितने हो जाते थे, M इंटू N। ओके, सो 6 एलिमेंट यहाँ पे आ गए। अब नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि इन एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या होगा। ग्रुप का ऑर्डर तो पता चल गया हमें कि सारे ग्रुप्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो आप। अब फॉर एग्जांपल जैसे एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल रहे हैं 1 1 का, सो दिस इज ऑब्वियसली एन एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। आप ये देख सकते हो किसी भी दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे यानी उनको ऑपरेट करोगे कंपोनेंट वाइज, आगे पीछे कैसे भी करो, यू विल गेट द सेम आंसर। सो ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। अब 1 1 को एक टाइम 1 1 के साथ कंबाइंड करेंगे, मतलब पावर 1 करेंगे तो ऑब्वियसली 1 1 मिलेगा। पावर 2 करने का मतलब है भाई 1 1 इंटू 1 1, तो उसको डबल लिख दिया यहाँ पे, एडिशन था इसलिए 2 लिखा है यहाँ पे। तो क्या मिलेगा 1 1 2 एंड 1 1 2। लेकिन फर्स्ट कंपोनेंट का ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 2 और सेकंड कंपोनेंट का ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 3। तो 2 टाइम अप्लाई किया तो हमें मिला 2 2 और ये बन गया 0 और इधर बन गया 2। अब 3 टाइम अप्लाई करने का मतलब है कि 2 टाइम जो इसका आंसर आया उसके साथ फिर हम 1 1 अप्लाई करते हैं। तो कंपोनेंट वाइज दोनों का ऑपरेशन एडिशन है, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये इसमें, तो 1 3 बनेगा। ओके, और 3 एडिशन मॉडुलो 3 में 0 हो जाएगा, तो 1 0 मिल गया हमें। फिर 4 टाइम ऐड करेंगे तो इसमें 1 1 ऐड करना है हमें, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और 2 0 हो जाएगा, अगला 1 हो जाएगा। फिर 5 टाइम करेंगे तो इसमें फिर 1 1 कंपोनेंट वाइज ऑपरेट कर देंगे हम, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। सो दिस इज़ 1 2। अब 6 टाइम यानी इसमें एक बार और 1 2 हम ऐड करें तो ये 2 आ गया और ये आ गया 4। सॉरी 1 1 ऐड करना है हमें। सो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो 2 भी 0 बन गया और 3 भी 0 बन गया। सो 1 1 को 6 टाइम ऑपरेट करें ना इसके खुद के साथ, तब हमें 0 0 मिला और 0 0 इस ग्रुप की एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, यू कैन ईजिली वेरीफाई। तो इस एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पे 6 आ गया जो ग्रुप के ऑर्डर के सेम है। तो ग्रुप के किसी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के एलिमेंट के इक्वल आ जाए तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक। सो दिस ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप। तो 2 साइक्लिक ग्रुप की डायरेक्ट प्रोडक्ट करके हमें एक तीसरा साइक्लिक ग्रुप मिल गया जिसका नाम है Z2 प्रोडक्ट विद Z3। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई। अच्छा, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हमने यहाँ पे लिखी है कि लेक्चर 19 में हमने देखा कि जो 2p ऑर्डर के ग्रुप्स होते हैं ना, वो या तो Z2p के आइसोमॉर्फिक होते हैं या DP के आइसोमॉर्फिक होते हैं। जो लेक्चर 19 है उसमें जो मेंशन किया वो ये है कि एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, p वहाँ पे 2 ग्रेटर देन 2 प्राइम नंबर होता है। ओके, सो इसका ऑर्डर 6 है तो 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो 3 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2, तो ये या तो Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा या D3 के आइसोमॉर्फिक, लेकिन D3 साइक्लिक नहीं, इसका मतलब ये Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 16। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। सो एग्जाम्पल नंबर 2 हम कर रहे हैं U8 एंड U10। UN ग्रुप के बारे में भाई कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ऑब्वियसली U8 आएगा हमारे पास, 8 से वो स्मॉल पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो जिनका GCD 8 के साथ 1 हो, तो ऑब्वियसली दीज नंबर्स आर 1 3 5 7। इसका ऑपरेशन आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8। सिमिलरली U10 में आएंगे 10 से छोटे वो नेचुरल नंबर जो 10 के साथ को प्राइम है, तो हमें मिलेंगे 1 3 7 एंड 9 और इसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो इसके जो एलिमेंट्स आएंगे वो कंबाइंड हो जाएंगे भाई, 1 पहले इन सब के साथ 1 1 1 3 1 7 1 9, सिमिलरली लास्ट में 7 हो जाएगा, 7 1 7 3 7 7 7 9। सो वी विल गेट 16 एलिमेंट। तो इस ग्रुप का ऑर्डर आ गया 16। अब मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल यहाँ पे हम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 7 एंड 7 9 हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कंपोनेंट वाइज कंबाइंड होंगे और प्रोडक्ट ऑपरेशन है दोनों ग्रुप्स का, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई, यानी 35 एंड 63।
लेकिन इसका मॉडुलो 8 है और इसका मॉडुलो 10 है ऑपरेशन। तो मॉडुलो 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया 3, और इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच गया 3, यानी 5 7 और 7 9 की प्रोडक्ट आ गई 3 3। सॉरी, यहाँ पे आएगा 3 3, दिस एलिमेंट 3 1 3 3 3 7 3 9। सो ये एलिमेंट आ गया। सिमिलरली 3 7 और 7 9 के 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, 21 एंड 63 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 5 रिमाइंडर बच गया, यहाँ 3। सो ये तरीका है भाई मल्टीप्लाई कैरी करने का, यानी दो एलिमेंट कंबाइंड करने का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो ग्रुप है उसके अंदर। ओके, सो प्रीवियस 2 एग्जांपल्स जो हमने किए उसमें एक में ऑपरेशन दोनों ग्रुप्स का एडिशन था और एक में दोनों ग्रुप्स का ऑर्डर मल्टीप्लिकेशन था। एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं जिसमें एक का ऑपरेशन एडिशन और एक का मल्टीप्लिकेशन। ओके, सपोज Z3 मान लिया हमने, जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 1 एंड 2, जिसका ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। सेकेंड ग्रुप हमने मान लिया सपोज U5, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, चारों को प्राइम है और इसका आ गया मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से ये भी ग्रुप बनेगा भाई, Z3 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद U5। तो इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 1 0 2 0 3 एंड 0 4। नेक्स्ट आ जाएंगे 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4, एंड फाइनली वी विल हैव 2 1 2 2 2 3 and 2 4. This is our new group Z3 product with U5. ओके, जिसका ऑर्डर आ गया 12, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 4 एलिमेंट थे। अब यहाँ प्रोडक्ट कैसे कैरी आउट करनी है? फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 1 2 और दूसरा एलिमेंट मान लिया सपोज 2 4। तो ये कंबाइन करने का तरीका है ये इसके साथ ये इसके साथ। तो फर्स्ट कंपोनेंट जब ऐड होंगे तो उसका ऑपरेशन है एडिशन मॉडुलो 3, यानी ये 3 बन गया। ये जब कंबाइंड होंगे तो ये होंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 में, 4 2 जा 8। अब ऑपरेशन इस पे एडिशन मॉडुलो 3 लगेगा, इस पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो ये 3 वाला तो 0 हो गया, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 3। तो इन दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट हमें मिल गई 0 3, यानी ये एलिमेंट। ओके, सो इस केस में आइडेंटिटी क्या आएगी 0 1, क्योंकि 0 1 के साथ आप कोई भी एलिमेंट लोगे, सपोज 1 4 लिया तो फर्स्ट तो ऐड होगा, इसमें 1 आ गया, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। तो अगेन ये एलिमेंट मिल गया, सो दिस इज एन आइडेंटिटी। ओके, इनवर्स निकालने के लिए ये ध्यान रखना है, जैसे 1 4 का इनवर्स निकालना है हमें, तो इसका 1 का इनवर्स 1 इनवर्स आएगा और 4 का इनवर्स 4 इनवर्स। लेकिन 1 इनवर्स ये Z3 में देखना है हमें, और Z3 में हमें पता है 1 का इनवर्स 2 है, सो दिस इज 2, और 4 का इनवर्स इस केस में 4 4 जा 16 खुद है वो, तो ये खुद आ जाएगा। तो इस एलिमेंट का इनवर्स आ गया 2 4, यानी ये एलिमेंट। सो ऑपरेशन डिफरेंट करके भी हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से न्यू ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जिसको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं। आज के लेक्चर का जो मेन और लास्ट टॉपिक है वो है भाई, अब ये तो पता चल गया कि G1 प्रोडक्ट विद G2 प्रोडक्ट विद G3 एंड अप टू GK, इस प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा। सारे ग्रुप्स के ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो आप, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप। लेकिन एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे निकालना है आपको, उसके लिए जनरल रिजल्ट है हमारे पास। सो द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स इज द LCM ऑफ ऑर्डर्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, यानी G1 G2 GK अगर एलिमेंट है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ G1 प्रोडक्ट विद G2 प्रोडक्ट अप टू GK, इसका एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर आएगा। आप G1 G2 GK का ऑर्डर इंडिविजुअल ग्रुप्स में निकालो और उनका LCM कैलकुलेट कर लो, सिंपल थिंग। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब जैसे प्रूफ इसका करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार एग्जाम्पल कर लेते हैं। फ्रॉम एग्जाम्पल 1 एंड अबव रिजल्ट। एग्जाम्पल 1 में हमने लिखा था भाई Z2 प्रोडक्ट विद Z3, इसमें एलिमेंट्स थे 0 0 0 1 0 2, फिर 1 0 1 1 एंड 1 2, एंड देन वी विल हैव
ओके, Z2 ले लिया हमने। सो यहाँ पे Z2 Z3 सॉरी। सो दिस इज़ ओके, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 ये ग्रुप है हमारे पास Z2 Z3। अब इसमें 0 0 का ऑर्डर निकालना है, तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर Z2 और Z3 में निकालने हम। तो इसका ऑर्डर Z2 में 1 है और इसका आइडेंटिटी है दोनों, तो 1 1 ऑर्डर है दोनों ग्रुप में, तो इनका एलसीएम आ गया 1। अब 0 1 का ऑर्डर निकालना है। 0 का ऑर्डर तो Z2 में 1 है क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 1 उसका साइक्लिक ग्रुप है, उसका जनरेटर है, तो इसका ऑर्डर आएगा 3। सो वी गेट ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज 3। 0 2 का भी सिमिलरली, इसका 1 ऑर्डर है, इसका 3, तो एलसीएम से 3 आ गया। फिर 1 1 का देखा हमने, तो 1 का ऑर्डर Z2 में 2 है और 1 का ऑर्डर Z3 में 3 है, तो इसका एलसीएम आ गया 6। सिमिलरली 1 2 का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर का एलसीएम आ जाएगा जो कि 6 है। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 से हमने देखा भाई, उसमें हमारे पास था जैसे U8 + U10, तो कुछ पर्टिकुलर केसेस हमने कर रखे हैं। जैसे 1 1 किया, तो 1 1 इस ग्रुप की और इस ग्रुप की आइडेंटिटी है, तो 1 1 दोनों का ऑर्डर है, एलसीएम आ गया 1। 1 3 का किया जैसे, तो 1 का ऑर्डर तो 1 है, लेकिन 3 का U10 में 3 × 3 स्केयर किया तो हमें मिला 9। फिर 3 की पावर 3 की, तो 9 × 3 आ गया 27, लेकिन मोड 10 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बच गया 7। 3 की पावर 4 किया, तो 3 × 3 की पावर 3, जिसका आंसर 7 आया, वह यानी 21, और मोड 10 से किया तो 1। अब आइडेंटिटी आ गया, तो 3 का ऑर्डर 4 है U10 में, तो 4 और 1 का एलसीएम आ गया 4। सिमिलरली 1 7 का निकाल रखा है, 1 9 का, 3 1 का, 3 3 का। सो 3 3 का एलसीएम देखना है। 3 का एलसीएम नेक्स्ट में तो 4 आया है। U8 में देखना है, 3 का स्केयर किया तो 9, मोड 8 से किया तो 1 आ गया, रिमाइंडर आइडेंटिटी आ गया, तो यहाँ पे 2 है। सो दिस एलसीएम इज 4। तो एलसीएम निकालना बहुत सिंपल है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का, प्रोवाइडेड क्या हो, G1 G2 G के ग्रुप्स फाइनाइट ग्रुप्स हो। क्योंकि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, देन यू कैन नॉट टेल व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्योंकि Z + Z ये भी क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, लेकिन इनफाइनाइट ऑर्डर का है। तो यहाँ अगर इसके और इसके एलिमेंट का ऑर्डर नहीं पता, तो हम एलसीएम नहीं कैलकुलेट कर सकते। नहीं पता का मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर हो। ओके, सो जो मेन रिजल्ट है जो हमने यूज़ किया है एग्जाम्पल्स में, इसका प्रूफ एक बार कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है। हमने ये दिखाना भाई कि इसका ऑर्डर इसके इक्वल हो जाए, एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 अप टू ऑर्डर ऑफ GK, इन के नंबर्स का एलसीएम जो आए वो इस एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल आ जाए। तो इसको हमने n मान लिया, इसके ऑर्डर को, और एलसीएम को हमने m मान लिया। तो बेसिकली हमने n = m दिखाना है। अब उससे पहले हमने ये मान लिया कि EI जो है वो GI की आइडेंटिटी है। जैसे E1 G1 की आइडेंटिटी हो गई, अप टू EK GK की आइडेंटिटी हो गई। सो अब ये मान लिया भाई इसका ऑर्डर N1 है, इसका ऑर्डर NK है, और सब का जो एलसीएम है वो m है। सो यहाँ पे लिखा है कि GI का ऑर्डर अगर NI है और m इनका एलसीएम है, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी N1 भी डिवाइड करेगा, NK भी डिवाइड करेगा। तो N1 अगर m को डिवाइड कर रहा है, तो N1 × समथिंग क्या बनेगा, m। तो हर एक m को आप, N1 के लिए कोई डिफरेंट R1 आएगा, N2 के लिए कोई डिफरेंट R2 आएगा, सिमिलरली NK के लिए कोई डिफरेंट R के आएगा। तो m को आप ऐसे लिख सकते हो। नाउ इट इज़ ओके। अब हमें टारगेट बेसिकली क्या है हमारा, कि m = n हो जाए, क्योंकि इसको इस एलसीएम के इक्वल दिखाना है हमें। सो इसका ऑर्डर तो n दे रखा है, लेकिन हम m पावर लेके चल रहे हैं। n ऑर्डर दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि G1 G2 GK इसकी पावर n करने से आइडेंटिटी आएगा, और ये n स्मॉलेस्ट है ऐसा, लेकिन फिर भी हम m सोल्व कर रहे हैं एक बार। सो m सोल्व की, तो G1 की पावर m GK की पावर m, क्योंकि यही तरीका है। m का मतलब है ये m टाइम खुद के साथ ऑपरेट हो रखा है, तो G1 m टाइम ऑपरेट हो जाएगा, GK m टाइम ऑपरेट हो जाएगा, तो G1 की पावर m GK की पावर m। अब N1 की फॉर्म में m को आप लिख सकते हो R1 × N1, और NK की फॉर्म में आप m को लिख सकते हो RK × NK। अब ये दोनों नंबर्स हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो N1 की पावर R1, और इसको आप लिख सकते हो GK पावर NK होल पावर RK। लेकिन G1 का ऑर्डर N1 है, GK का पावर NK है, तो ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, लेकिन ये ग्रुप G1 की आइडेंटिटी, ये ग्रुप GK की आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की पावर आप कुछ करो, आइडेंटिटी मिलेगा आपको। सो वी गेट E1 अप टू EK, और ये किसकी आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट, यानी G1 प्रोडक्ट अप टू GK।
और एक एलिमेंट की m पावर करने से अगर आइडेंटिटी मिलता है और n उसका ऑर्डर है तो n स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब n इज लेस देन इक्वल टू m। ओके, अब हमें ये इक्वल प्रूव करना है, तो बेसिकली हमें क्या प्रूव करना बच गया कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, या फिर आप कह सकते हो m इज लेस देन इक्वल टू n। सो फॉर अदर इनइक्वलिटी नोट दैट g1 g2 gk इन की पावर n हमने मान ली, तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो और n करने से हमें मिलेगा आइडेंटिटी। ओके, अब इन की पावर n करने से अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो इसका मतलब n इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज थिंग्स। ओके, अब n इन सब का मल्टीपल है, यानी g1 का भी मल्टीपल है, gk का भी मल्टीपल है, लेकिन सब का कंबाइंड मल्टीपल भी होगा फिर, और स्मॉलेस्ट यानी एलसीएम क्या मान रखा है m। अब इन सब का एक तो मल्टीपल m है और एक n है, लेकिन m एलसीएम है, सो m मस्ट बी लेस देन इक्वल टू n। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ गया, m इक्वल टू n, यानी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट का एक एलिमेंट है g1 g2 gk, उसका ऑर्डर क्या आएगा, g1 का ऑर्डर, gk एलिमेंट का ऑर्डर और उन सब का एलसीएम। और ये फैक्ट हमने एग्जांपल्स में यूज़ भी किया था। तो ये था भैया आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट स्टडी किया और ये प्रूव किया कि फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स की जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो खुद भी ग्रुप बनेगा, और उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।